ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर उसके बाद उसको शेयर करना ना भूलें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम पाठ नंबर 5, इसका नाम है स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक हैं विश्वरूप प्रभाकर और साहित्य प्रकार है एकांकी, उसकी चर्चा करेंगे। पाठ नंबर 5, स्वराज्य की नींव, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और साहित्य प्रकार है एकांकी। स्वराज्य, इसका अर्थ होता है अपना राज। नींव रखना, इसका अर्थ होता है शुरुआत करना। ऐसे जब हम इमारत बनाते हैं और इमारत बनाने के पहले पाया रखते हैं तो उसे भी नींव कह सकते हैं। आज हम सबसे पहले इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जो हैं उनके परिचय की बात कर लें। विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म हुआ 21 जून 1912 और मृत्यु हुई 11 अप्रैल 2009 में। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में परिमात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी ये उपन्यास है। संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है। नव प्रभात, डॉक्टर ये नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक ये एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है। आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है। ये सब इन्हों के साहित्य है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वतंत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना में अपनी सार्थकता समझते हैं।
स्वराज्य की नींव, ये जो एकांकी है, इसके पाठ का मैं सार बता दूं। लक्ष्मीबाई की निराशा। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। झांसी लेने का निश्चय। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी की निराशा के कारण। रानी को इस दो बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल हैं। टाटिया जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। इसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसी दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और की बात। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। पेशवा की हार पर दुख नहीं। रघुनाथ राव रानी को मुरार में बनारस जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। तैयार होने का आदेश। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को चिंता। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास की वाणी। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। स्वराज्य की नींव। इस पाठ के इस एकांकी के पात्र की बात कर दूं। सबसे पहला महत्व का पात्र है लक्ष्मीबाई, दूसरा जूही, तीसरा मुंदर, चौथा रघुनाथ राव और पांचवा टाटिया जो सेना के नायक हैं। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। यहाँ पर अंकित का अर्थ होता है निशान लगा हुआ। उत्तेजित, इसका अर्थ होता है भड़का हुआ। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी
हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश घुम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते शस्या मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि रानी फिर बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। इसमें आने वाले शब्दार्थ की बात कर लूं। सबसे पहले शब्दार्थ आता है मंजिल। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य, ध्येय। दूसरा शब्द का अर्थ होता है जूझना। इसका अर्थ होता है संघर्ष करना, लड़ना, युद्ध करना। आगे नाविक। नाविक का अर्थ होता है मांझी, मल्लाह। जो नाव चलाता है उसे नाविक कहते हैं। क्षितिज, इसका अर्थ होता है वह स्थान और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं। लपट, इसका अर्थ होता है ज्वाला। प्रलय, इसका अर्थ होता है सृष्टि का विनाश, सर्वनाश। ऐसो आराम, इसका अर्थ होता है भोग, विलास। सहसा, इसका अर्थ होता है अचानक। तीव्र, इसका अर्थ होता है तेज। इस पैराग्राफ में आने वाले मुहावरों की भी बात कर दूं। अड़ जाना, इसका अर्थ होता है रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। दूसरा मुहावरा है थपेड़े मारना। इसका अर्थ होता है लहरों के किनारे से टकराना, समस्याओं का तेजी से उभरना। तीसरा मुहावरा है हाथ से निकल जाना। इसका अर्थ होता है लाभ न ले पाना। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। इस पैराग्राफ में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। देव, इसका अर्थ होता है ईश्वर, भाग्य। इसमें एक मुहावरा भी आता है, भूमि तैयार करना। इसका अर्थ होता है आधार बनाना, भूमि का तैयार करना। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता,
लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास टाटिया जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? इस परिच्छेद में अनुशासन का अर्थ होता है व्यवस्था। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, शहशाह। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है। ओ समझी, तुमको उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन को स्वामी मानते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है तथ्य, इसका अर्थ होता है सच्चाई, सत्य। मुहावरा भी है, उसकी बात कर दूं। पक्ष लेना, इसका अर्थ होता है तरफदारी करना। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। यहाँ पर आने वाला शब्दार्थ जो है उसकी बात कर दूं। दुत्कारना, इसका अर्थ होता है तिरस्कार करना, धिक्कारना। पाठ नंबर 5, स्वराज्य की नींव। इस एकांकी को आज हम यहीं तक रखेंगे। आपका गृह कार्य है, ये जो एकांकी मैंने जहाँ तक चलाई है वहाँ तक आने वाले जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य के प्रयोग करके रखना है। पाठ पूरा होने पर आपको और गृह कार्य दिया जाएगा।